मैं यहाँ भारत के दिल में मध्य प्रदेश में हूँ, भोपाल में हूँ, जहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है। और मेरे साथ हैं ओम प्रकाश सकलीचा जी। वो मध्य प्रदेश के विज्ञान मंत्री हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के मंत्री हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। और ऐसे तो हर देश में, हर प्रदेश में मंत्री हैं, लेकिन ख़ास बात यह है मध्य प्रदेश ने हाल में अपनी एक साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की पॉलिसी बनाई है। इतने देशों में, प्रदेशों में पहला है जिसने कि इतनी फॉर्मल, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी बनाई है। तो सकलीचा साहब से समझेंगे कि इस पॉलिसी का मकसद क्या है और बाकी और देशों को और प्रदेशों को इससे क्या सीख लेने की ज़रूरत है। सकलीचा साहब, धन्यवाद बात करने के लिए। आपसे बात करने में आनंद आ रहा है और समझने की भी ज़रूरत है। ये बताइए, ये जो पॉलिसी बनाई आपने, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, इसकी मकसद क्या? ये पॉलिसी मध्य प्रदेश में हर बच्चे का, हर युवा का साइंस जो हमारी पूर्वजों की छिपी हुई थी उसे जागृत करना, उसे समय के अनुरूप नई परिभाषा में प्रदर्शित करना और उसके माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन के आनंद को बढ़ाना। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की सोचते हैं तो आत्मनिर्भर हर गांव को बनाना पड़ेगा। जब आत्मनिर्भर हर गांव को बनाना पड़ेगा तो वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें जो किसी ज़माने में गुलामी के पहले हमारी थी, गुलामी के पहले हमारे यहाँ बेरोज़गारी नाम की समस्या नहीं थी। हमारा दुनिया का एक्सपोर्ट या वर्ल्ड ट्रेड में 50% से ज़्यादा हिस्सा था। तब हम अनाज को खरीदारी बिक्री नहीं करते थे, विनिमय करते थे, तो वो ट्रेड का हिस्सा नहीं माना जाता था। तो वो जो था वापस विश्व गुरु बनना, वापस आत्मनिर्भर भारत बनना, तो उसके लिए वापस हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे तेज़ी से काम करना पड़ेगा। उसको जागृत करना, हर गांव, हर कस्बे तक इसके बारे में चर्चा होना और इसके माध्यम से उनके मन में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है उनके उत्तर तुरंत मिलना। इस सब के लिए इस पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क बनाया ताकि सब आदमी एक सीक्वेंस में काम कर पाए। इस पॉलिसी के आपके हिसाब से क्या बड़े बड़े हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए, पॉलिसी के हाईलाइट हर जगह सरकार का सपोर्ट, हर इनोवेशन के साथ सरकार खड़ी रहे। हर तकनीकी व्यक्ति को जो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत हो उसकी उपलब्धता तय समय सीमा में जल्दी से जल्दी हो सके, उसके लिए ये सब पॉलिसी बनाई है। इसमें आपने जो नए मुद्दे हैं, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और आईटी के जो इश्यूज़ हैं, डिजिटल इंडिया के इश्यूज़ हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी बहुत बातचीत करते हैं, और आपने जैसे पहले जिक्र किया पुराने तौर तरीके जो हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल साइंस है, उसको भी जोड़ा है। तो ये जो आने वाला डिजिटल इंडिया है, इसमें इस साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी का अहम रोल रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिस दिया था टीसीएस और इन्फोसिस को कि आपने जितने एम्प्लॉय रखने थे उतने नहीं रखे, ज़मीन आपने उसके मान से ली। फिर हम जब बात करने बैठे तो उनने कहा कि हमें ट्रेंड मैन पावर नहीं मिल रही है, और एक बार जिस बच्चे की नौकरी दूसरे राज्य में लग जाती है वो पारिवारिक कंडीशन में 90% वापस 10-12 साल पहले नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनके हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। क्या परिस्थिति, वापस संयुक्त परिवार में आना, कई इश्यूज दूसरे आते हैं, तो उनको आदमी नहीं मिल रहे थे। और हमारे तरफ प्रॉब्लम थी कि मुख्यमंत्री जी का था कि हमें 1 लाख बच्चों को इस साल रोजगार देना है। तो फिर जब मैं बैठा तो मैंने बात करी तो बात तो समझ में आई
कि टेक्नोलॉजी हर साल से 2 साल में बदल रही है। लैंग्वेज किसी ज़माने में सीटेक था, आज VLSI की ज्ञान की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें फिर उन कंपनी के साथ बैठ के कुछ यूनिवर्सिटी को बिठा के तय करना पड़ा 6 महीने वो अपने स्पेसिफिक फैकल्टी भेजे उन इंजीनियरिंग कॉलेज में और उनको ट्रेन करे। तो 6 महीने 1 घंटे उनने अतिरिक्त बढ़ाया तो 10,000 बच्चों की नौकरी उनने 3 महीने में रख दी। कितना छोटी सी बात थी, सालों से समस्या से जूझ रहे थे, बात कोई बड़ी नहीं थी, सिर्फ क्लिक करने की बात थी। तो विषय ये है कि आज की ज़रूरत की शिक्षा, आज की ज़रूरत का ट्रेंड का फोरकास्ट, आज की ज़रूरत के ट्रेंड फोरकास्ट के बाद उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की उपलब्धता और उसके बाद उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, ये सब एक साथ जब होते हैं तो जाके आउटपुट आता है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए हवा, पानी, मिट्टी, खाद, धूप सबकी ज़रूरत होती है तो बीज अंकुरित होता है। ऐसे ही एक बच्चे के माइंड को साइंटिफिक माइंड बनाना भी एक अंकुरन जैसा काम है और इस पॉलिसी के माध्यम से उनका इंटरेस्ट, उनके भविष्य की गारंटी। क्योंकि पहले क्या माना जाता था, BSc MSc कर लो, लेक्चरर बन जाओ, उसके अलावा तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब इतनी लाइनें आ गई। मैं अभी एक दिन चर्चा कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, 148 टाइप के कोर्सेस 10th से 12th के बाद बाइफर्केशन है और उसमें से 100 से ऐसे ज़्यादा ऐसे कोर्स है जिनकी 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। अब ट्रेडिशन से हट के आज की ज़रूरत के हिसाब से उसको डायरेक्शन मिले, ये सरकार का दायित्व है कि वो जानकारी सब तक उपलब्ध कराए ताकि बच्चा अपना भविष्य सुरक्षित कर सके और उस सुरक्षित भविष्य के कारण देश की इकोनॉमी का बेनिफिट हो, बेरोजगारी नाम की चीज़ ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करके देश वापस विश्व गुरु बने। आपने पॉलिसी बनाई, मध्य प्रदेश ने पहल करी है, बाकी और प्रदेश हैं जो कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे माने जाते हैं, आपकी उनके लिए कोई सलाह होगी? देखिए, राजनीति में सलाह देना बहुत गलत बात मानी जाती है क्योंकि राजनीति में आपको इतना ही कहना चाहिए कि हमने ये किया है, वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से जब उनको ज़रूरत होगी वो उसे अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि आप जब किसी को कहते हो कि तुम अडॉप्ट करो तो वो ये मान के चलता है आप बड़े नेता हो गए और फिर कटिंग शुरू हो जाती है चलिए इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की और भी चर्चा करते हैं। हाल में मैं बहुत साल से विज्ञान की पत्रकारिता कर रहा हूँ। 21वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट जो है वो मेरे अंदाज में चीता का इंट्रोडक्शन का रहा है कूनों के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाथ है, मध्य प्रदेश का तो बहुत बड़ा हाथ है ही। आपकी क्या राय है कि ये जो चीता का इंट्रोडक्शन हुआ है इससे मध्य प्रदेश को और पूरे देश को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, चीता लाना, या मुझे याद है 2012 में मैं विधानसभा की एक कमेटी लेके गुजरात गया था। उस समय माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वहाँ काफ़ी सफ़ेद शेर थे, तो हमारे कमेटी के एक मेंबर ने उनसे आग्रह किया कि एक शेर आप हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा यार शेर तो गुजरात में ही अच्छे लगते तो अभी जब ये चीता की बात हुई तो कोई भी इकोसिस्टम, हमारा वातावरण में हर जीव के लिए एक स्थान तय किया है प्रकृति ने। किसी कारण वो डिसबैलेंस जो हुआ उसको वापस बैलेंस करके हम वापस प्रकृति का उपयोग करना सीखे, उसका दोहन करें, उसका शोषण ना करें। ये एक सेंटेंस यहाँ से जनरेट होता है और वापस हमारे उतने ही वन्य प्राणी, उतने ही हमारे बाज,
बाज भी आज मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी शान है, वो भी आज हमारे पास उपलब्ध है और हाईएस्ट नंबर में। हम हर चीज़ का बैलेंस वापस पुराने प्रकृति के अनुरूप ला जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाने अनजाने में कुछ लापरवाही के कारण वो हमारा डिसबैलेंस हुआ था, उसे वापस बैलेंस करने का हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। तो आपको उम्मीद है कि चीता यहाँ पे पनपेगा और कुनों में, वाइल्ड में देखने को मिलेगा थोड़े दिन में, क्योंकि अब तो साउथ अफ्रीका से भी आने की बात हो रही है। बिल्कुल डेवलप होगा और हम वो सब संभव प्रयास कर रहे हैं, वो सब वातावरण बना रहे हैं कि वो वापस प्रजाति तेज़ी से बढ़े और हमारा उसके माध्यम से टूरिज्म भी बढ़े और इको बैलेंस भी हो। मध्य प्रदेश जो है वो चीता के नाम से अभी जाना जा रहा है, वैसे टाइगर स्टेट बोला जाता था। इतनी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी शेर बचा के रखना, जंगल बचाना, ये दोनों काम कैसे चले? डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों में कैसे आपने एक समावेशी जाना? देखिए, मध्य प्रदेश शायद भारत के सबसे बड़े फॉरेस्ट का परसेंटेज ऑफ शेयर लैंड हमारा जाता है। पहली बार हमें ये महसूस हुआ कार्बन क्रेडिट के माध्यम से, हमने कुछ दूसरे राज्यों के पेड़ लगाकर उससे भी आमदनी करी, हमारा बैलेंस भी सुधरा और कार्बन क्रेडिट उनको चाहिए था तो उनने हमको पैसा भी दिया। तो धीरे धीरे अब ये सब सिस्टम चालू हो रहे हैं कि आप पर्यावरण के साथ अपनी इकोनॉमी का बैलेंस करें। मैं 2-3 और उदाहरण कहना चाहूँगा। मेरी विधानसभा में मैंने 15 साल पहले सर्वे करवाया। आप जवाब से? जावद जिला नीमच। तो पता चला 1/3 हिस्सा मेरा फॉरेस्ट का है, 1/3 हिस्सा मेरा पहाड़ और चट्टानी है और 1/3 हिस्सा में जनता रहती और उसी से उपार्जन, खेती, पानी सब व्यवस्थाएं हैं। तो मैंने सोचा कि भैया 1/3 कमाए, 2/3 खाए, ये तो कभी डेवलपिंग तहसील बन ही नहीं पाएगा। तो फिर हमने जब किसी एक कंसल्टेंट को काम दिया तो उसने फिर सुझाव दिया उस समय कि सोलर रेडिएशन सबसे अच्छा मध्य प्रदेश और राजस्थान के उस कॉम्बिनेशन पे है। तो हमने 2010 में प्रयास शुरू किया, 12 में एक पार्टी को लेके एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया वेस्टलैंड में और 14 में माननीय मोदी जी और शिवराज जी दोनों मुख्यमंत्रियों को बुला के हमने उसका लोकार्पण करवाया। तब एक बात आई कि ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई और उसके बाद मध्य प्रदेश में तेज़ी से सोलर शुरू हुआ। 2017 तक एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जावद का रहा और अब आने वाले समय हम ऐसी कई चीज़ें और ला रहे हैं। अब हम सोलर के साथ उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोलर तो लगा लिया, बिजली तो पैदा कर ली, किसानों को दिन में भी बिजली दे दोगे, उसकी लाइफ भी सुविधाजनक कर दोगे, आपने कार्बन क्रेडिट भी अर्न कर लिया, आपने एनवायरनमेंट को भी बचा लिया, लेकिन आपने अपने पैसे से चाइनीज़ लोगों को रोज़गार क्यों दिया? क्योंकि सेल तो वहीं से आ रहे हैं सारे। तो चाइनीज़ लोगों को रोज़गार क्यों दिया? तो अब हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने इनगट बनाने का एक यूनिट का भी साइन किया है, 4000 करोड़ का वो इनगट यूनिट लाएगा, सिलिका राजस्थान से उठाएगा, उसको रिफाइन करके इनगट बनाएगा, इनगट के बाद वेफर बनेगा, वेफर के बाद चिप बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप तेज़ी से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत में हर बैकवर्ड इंटीग्रेशन या हर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ तेज़ी से हमारा विभाग निगाह रख के तेज़ी से काम कर रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बड़ी ड्रीम थी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। उसका भी प्रारंभ जो है वो मध्य प्रदेश में केन बेतवा से हो रहा है। उस पर कैसी प्रगति है? आप विज्ञान के मंत्री, मैं जानता हूँ मंत्रालय दूसरा होगा, लेकिन आपकी पकड़ उस पर क्या है? देखिए, ये बात शुरू हुई थी, थोड़ा सा डाटा आपका अपडेट कर दूँ। 67 में पहली बार मध्य प्रदेश ने नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक केस लगाया था। जब
स्वर्गीय सकलेचा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सिंचाई मंत्री जी होते थे। 78 में इसका पानी का बंटवारा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा शेयर 75%, 80% मध्य प्रदेश को मिला, कुछ हिस्सा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को भी थोड़ा सा हिस्सा मिला। तो ड्रीम योजनाएं सब उस समय से बनी। रिवर लिंकिंग की योजना बनी थी माननीय अटल जी ने, फिर उसके बाद बोला कि इस पानी का समुद्र में जाने के पहले आप पानी रोक के उपयोग तो कर लोगे, लेकिन इसी के साथ रिवर लिंकिंग करके जो 2 प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का भी सोचना चाहिए। तो जब ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट शुरू हुए तो फिर वाटर का यूटिलाइजेशन पे सवाल आया। तो डिफरेंट नदियों को एक दूसरे के समय पे जोड़ के ना बाढ़ का प्रकोप आए ना सूखे का प्रकोप आए, इसलिए ये रिवर लिंकिंग की शुरू हुई। उस समय एक गोष्ठी हुई थी हैदराबाद में। उस समय माननीय सुदर्शन जी संघ के प्रमुख थे। देश के कम से कम 100 साइंटिस्टों को उनने बुलाया। रिवर लिंकिंग के माध्यम से जब रिवर में एक रिवर के बेड में कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है, दूसरे में कौन सा है, वो किस प्रजाति का है, उसके अध्ययन के पहले अगर आपने इन सब नदियों को मिला दिया और कोई तीसरी उनमें से जनरेशन आ गई जेनेटिकली, वो कितनी यूजेबल है, तो उस पानी को पहले इरिगेशन में उस स्लाइन लैंड पे उसका प्रयोग करना चाहिए 5 से 7 साल। इसलिए वो प्रोजेक्ट अटका भी। फिर उसके बाद जब जोनसिस नदियों के बैक्टीरिया और वो कॉमन प्रजाति के थे उन्हें कनेक्ट करने का एक्सरसाइज हुई। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी पीड़ा है, 80 से लेके 2006 तक मध्य प्रदेश के पानी को बचाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। मेरी निगाह में ये क्रिमिनल एक्ट है। इट इज नॉट कि आपने पानी को समुद्र में बहने दिया। एक इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेस के बारे में ध्यान न रखना। और मैं माननीय शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिनने नर्मदा के पानी का कितना बेहतर उपयोग करके गुजरात को नंबर 1 बनाया, ठीक उसी बात को समय रहते हुए समझते हुए 2006 से शिवराज जी ने भी उस पानी का उपयोग करा। लेकिन बीच के 25 साल के लॉसेस के लिए कौन जिम्मेदार है, ये प्रदेश की और देश की जनता को जानना चाहिए और उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि सरकार में बैठने का ये अर्थ है क्या कि आप सरकारी रिसोर्स को वेस्ट होने दें। आपको जनता ने उसका उपयोग करने के लिए बिठाया, ना कि उसे वेस्ट होने देने के लिए। और मेरी निगाह में ये क्रिमिनल एक्ट से कम नहीं है। तो आपका मानना है कि जो नर्मदा पे डैम बने हैं, नर्मदा सागर हो, महेश्वर का हो, ओंकारेश्वर में हो, नीचे सरदार सरोवर है, उससे सारे 3-4 प्रदेश जो हैं सबको फ़ायदा हुआ है? गुजरात का तो फ़ायदा हुआ है। नहीं, मध्य प्रदेश का भी बहुत फायदा हुआ। 8 लाख हेक्टेयर से 50 लाख हेक्टेयर के पास हम जा रहे हैं। सिंचित रकबा डबल डिजिट की 7 साल से ग्रोथ कर रहे, वो क्या बिना पानी रोके हो सकता था? तो ये तो मैं बोलूँगा कि इट्स ए ग्रेट माइंड कि शिवराज जी ने आते ही हमारी कमजोरी को देखा और उस कमजोरी पे काम किया, तभी तो आज मध्य प्रदेश का किसान इतना तेजी से। लेकिन अगर ये 25 साल पहले हो जाता तो शायद हम पंजाब से बहुत आगे उस जमाने में हो जाते। उम्मीद हो सकती थी। हम और आप दोनों बैठे भोपाल में बात कर रहे हैं, और जब भोपाल में होते हैं तो भोपाल गैस ट्रेजिडी की बात आती है। 84 की बात है, बहुत पुरानी बात है, मैंने बहुत उस पर रिपोर्ट किया है। उससे हमने सीख क्या ली? क्योंकि उसके बाद भोपाल जैसा बड़ा
डिज़ास्टर नहीं हुआ देश में, और प्रधानमंत्री भी कहते आए हैं ज़ीरो इफ़ेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट वाली हमें प्रणाली अपनाने की ज़रूरत है। तो ऐसा क्या हुआ जिससे कि क्या सीख मिली हम? देखिए, सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत पे फोकस हुआ। जैसे वाटर मैनेजमेंट में वाटर प्रिजर्वेशन पे शुरू हुआ, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन पे हुआ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट भी बना। डिपार्टमेंट के साथ हमारे फैक्ट्री एक्ट में कोई भी इंडस्ट्रियल या कोई भी गतिविधियाँ उसके सेफ्टी मेजरमेंट पे बहुत बड़ा फोकस बढ़ा। उसके बाद एक या दो बड़े इंसिडेंट हुए थे। एक बार नदी के कारण ओवरफ्लो होने से एक बांध टूटा, कितने गांव, तो ये सब चीज़ों का और टेक्नोलॉजी के कारण आज हम चाहे वाटर मैनेजमेंट की चीज़ ले, चाहे हम और भी कोई चीज़ के मैनेजमेंट में उसके बारे में हम चर्चा करने लगे। और उस चर्चा के माध्यम से जब चर्चा और जागरूकता आती है तो इंसिडेंट रुकते हैं। सकलीचा जी, हम अमृतकाल में हैं। आपको क्या लगता है इस अमृतकाल में, आप विज्ञान के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्या विज्ञान का बहुत अहम रोल रहेगा इन इंडिया बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री? इसका अगर अंग्रेजी में जवाब देने। सी, इंडिया वुड बी अगेन विश्व गुरु, और उसका पूरा चैनल विज्ञान होगा, साइंस होगा, टेक्नोलॉजी होगा। आज दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी देश ने जो भी इनोवेट की, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो उसमें 80% इंडियन होंगे। मैंने तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। मेरे कुछ बच्चे मैंने 1 महीने जापान ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। 9 लड़के थे, 6 लड़कियां थी। 1 महीने रहने के बाद मैंने उनकी माइंड मैपिंग कराई। प्रोफेसर नोबल को मैंने बुलवाया। प्रोफेसर नोबल ने आके जब माइंड स्टडी करके बोला, तो व्हाट द रिपोर्ट ही हैज़ गिवन, ईच ऑफ इंडियन चाइल्ड इज हैविंग 3 times फास्टर मल्टी डायमेंशनल brain than equivalent Japanese boys and girls. But whenever 3 are together, they are 0. तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी लागू होता है कि हमारे जितने भी साइंस में है, कलेक्टिव वर्किंग पे एफर्ट है। आज भी जो बैठक हुई, हमारा सजेशन यही था कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट का आर्टिजेंट, उनकी लोकल कलाओं का एक पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम बनाना चाहिए। दुनिया में किसी को भी किसी का भी बेस्ट इकोसिस्टम देखना है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के पहले का, तो वो इसी के माध्यम से होगा। और आज हमने ये डिसीजन लिया है कि इसके बारे में पूरे देश के जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग के डिवीजन्स हैं, हर विंग के डिवीज़न के कई डीजीज यहाँ थे, और उन डीजी के साथ हमने बैठकर इसकी वर्किंग करिए कि कैसे हम इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएं, कैसे उसको और आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सकलीचा साहब, बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश सकलीचा साहब, मध्य प्रदेश के विज्ञान मंत्री, और मध्य प्रदेश वो प्रदेश जिसने अपनी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी बनाई है। साहब तो सजेशन नहीं देना चाहते, लेकिन इतने साल की पत्रकारिता के बाद विज्ञान की मैं कहूँगा कि और प्रदेशों को भी अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए और सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे ही होगा, इनोवेशन पे होगा। उसके अलावा आगे बढ़ना किसी भी देश के लिए और प्रदेश के लिए मुश्किल है। मध्य प्रदेश ने पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है, और उसको सराहनीय बोला जाएगा, और उससे और देशों को सीख लेके ऐसी पॉलिसी बनाएं और इसमें निवेश भी करें। पॉलिसी बनाना एक है, लेकिन उसमें निवेश भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। भारत के दिल मध्य प्रदेश, भोपाल से पल्लव बागला।